हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक एड में हम लोग आज एक नए थिंकर पे बात करेंगे, दैट इज लिंडाल उर्विक, और इनकी थ्योरी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस थ्योरी में इन्होंने बेसिकली 29 प्रिंसिपल्स दिए हैं, बट उनमें से जो 8 मेन हैं वही हमारे काम के हैं, वो हमें देखने हैं। तो हमने क्या लिखा है, लिंडाल उर्विक 8/29, दैट इज उनके 29 प्रिंसिपल्स में से 8 प्रिंसिपल्स वो कौन से हैं जो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से दिए हैं। इसका जो पहला वीडियो है वो हमने लूथर गुलिक बनाया था। तो लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक के जो कॉन्सेप्ट है उनमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कई बार उसे लोग एक ही नाम से पढ़ते हैं, गुलिक एंड उर्विक, राइट। तो गुलिक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इस लेक्चर में हम लोग उर्विक के बारे में देखेंगे। और एक चीज़ बता दूं आपको कि यहाँ पे जो इससे जो चाहे गुलिक हो या उर्विक हो, इससे जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपको बहुत कोई घुमा फिरा के पढ़ाए इसका कोई मतलब नहीं है। केवल इनकी थ्योरी के आपको वो पॉइंट्स पता हो और आप उनको एक्सप्लेन कर दें कि 1-2 लाइन में, उतने भर से ही हमारा काम चल जाएगा। आइए समझते हैं क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय लिंडाल उर्विक। तो मैनेजमेंट के लिए जो कैसे मैनेजमेंट बेहतर होगा उसके लिए जो उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी एक काम को करने में उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स होगा कि किसी भी, अगर हम काम को बेसिकली देखें तो 6 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट, जिसे मैं शॉर्ट में टक्सीफैम कहता हूं। मतलब वो काम टेक्निकल हो सकता है, वो कॉमर्शियल हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, वो मैनेजरियल हो सकता है, और वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो कोई भी काम हो वो बेसिकली 6 उसके पोर्शन हो सकते हैं कि वो काम टेक्निकल हो सकता है, वो काम कॉमर्शियल हो सकता है, वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो सकता है, सिक्योरिटी रिलेटेड, वो काम आपका फाइनेंशियल हो सकता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकता है, और मैनेजरियल हो सकता है। तो जो जिस काम में निपुण है उससे वही काम कराया जाए तो काम बेहतर ढंग से हो सकता है। जैसे जिसको अकाउंटिंग आती है उससे अकाउंटिंग कराओ, जिसको फाइनेंस का काम आता है उससे फाइनेंस कराओ, जिसमें मैनेजमेंट स्किल हो उससे मैनेजरियल कराओ, जो कॉमर्शियल में एक्सपर्ट हो उससे कॉमर्शियल कराओ, और जो टेक्निकल फील्ड में जानता हो उससे टेक्निकल काम कराओ। तो किसी भी काम को करने या बेहतर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए। और डिवीज़न ऑफ वर्क को बेसिकली हम लोग 6 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं उसको बोलता हूँ टक्सीफैम। आप भी इस तरह से याद रख सकते हो, टक्सीफैम, कि किस तरीके से एक पॉइंट से ही कई पॉइंट जनरेट हो सकते हैं। वो स्किल आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। पहला हमने देख लिया डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा, वहां पे आप देखें गुलिक ने क्या बोला था, स्पेशलाइजेशन। जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो ऑटोमेटिकली जब किसी वर्क को आप उसको सब डिवीजन में डिवाइड करोगे तो स्पेशलाइजेशन अपने आप आ जाएगा। तो जिसे हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क कह रहे हैं, उर्विक जिसे डिवीजन ऑफ वर्क कह रहे हैं, उसी को गुलिक ने स्पेशलाइजेशन कहा था। तो देखिए दोनों में सिमिलरिटी आ गई। वो भी कहते थे कि कंट्रोल, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में बात किए थे, ये भी स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं तो ज़्यादा यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। कोऑर्डिनेशन की बात बहुत ज़्यादा गुलिक ने किया था कि कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने कहा था कि हायरार्की और कमेटी, 2 तरीके से आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। जितना कोऑर्डिनेशन करेंगे डिजायर्ड रिजल्ट पाने की संभावना भी उतनी बढ़ जाती है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। चौथा, कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अथॉरिटी दे रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके साथ में उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दे। अगर आपने किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो व्यक्ति डिक्टेटर हो सकता है। और
अगर आपने किसी व्यक्ति को ऑथराइज नहीं किया, अथॉरिटी नहीं दी, सिर्फ उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं, तो काम पूरा ही नहीं कर सकता है। तो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पूरे होने के लिए ये जरूरी है कि अथॉरिटी भी दिया जाए। इसी तरह अथॉरिटी दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दें, क्योंकि वो इंसान अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। तो इसी को उन्होंने कहा है करेस्पॉन्डेंस। एंड व्हाट इज करेस्पॉन्डेंस? देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये होता है कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने क्या कहा है कि इमीडिएट सीनियर शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी टास्क। जो भी एक्शन या टास्क किया गया है उसके लिए जो इमीडिएट बॉस हो उससे हम लोग को अकाउंटेबल करना चाहिए। क्यों? कोई भी छोटे लेवल का कर्मचारी जब कोई काम करता है तो वो कहीं ना कहीं अपना जो नियरेस्ट उसका ऑफिसर होगा, बॉस होगा, उससे वो पूछ के ही करता है। तो अगर कोई काम गलत हो जाता है तो जवाबदेही किसकी तय होगी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो इमीडिएट बॉस होगा, राइट। तो इमीडिएट जो बॉस है उसको क्या करना चाहिए? शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एक्शन, फॉर एक्शन ऑफ द सबॉर्डिनेट। जो भी सबॉर्डिनेट ने कुछ किया है, काम, एक्शन किया है, उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और वो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? वो जिम्मेदारी होना चाहिए उसका जो नियरेस्ट बॉस हो, इमीडिएट बॉस हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंतर थोड़ा सा क्या आ जाएगा कि जिस तरह से लूथर गुलिक ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया था, उर्विक थोड़ा सा अलग है। वो कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। कि अगर आप बहुत ज़्यादा पावर या अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिसेंट्रलाइज कर देंगे, तो कहीं ना कहीं फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। कि एक काम अगर एक ही व्यक्ति से करने के लिए बोला गया हो तो आप उसे ईजिली अकाउंटेबल फिक्स कर सकते हैं, और अगर वो बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाए तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कल को अगर गलती होगी तो सब एक दूसरे के मत्थे उसे मारना चाहेंगे। तो वो लोग ये किसकी बात करते हैं? सेंट्रलाइजेशन की। ठीक है। इसके अलावा जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए। जब तक आपका वर्क प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होगा, राइट। जैसे कि आप अगर FW टेलर का देखें तो उन्होंने साइंस ऑफ वर्क की बात किया था, राइट। कि जो वर्क हो उसका प्रॉपर साइंस हो। साइंस मतलब कि उसमें बहुत सारे इफ्स बट्स की गुंजाइश ना हो। प्रॉपर कैसे करना है, ऐसे करना है, कितने समय में करना है, इतने समय में करना है, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, ये रिसोर्सेज लगेंगे। तो जैसे साइंस होता है ना कि वो सब कुछ सिस्टमैटिक होता है। तो हर एक चीज़ सिस्टमैटिक होने के लिए ज़रूरी है कि पहली चीज़ कि जो काम आप कर रहे हैं वो प्रॉपर डिफाइंड हो। तो क्या होना चाहिए? डेफिनेशन होनी चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक कोई बच रहा है, वो कौन सा है? डिवीजन ऑफ वर्क हमने देख लिया, स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने देख लिया, कोऑर्डिनेशन देख लिया, करेस्पॉन्डेंस देख लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया, सेंट्रलाइजेशन देख लिया, एंड डेफिनेशन देख लिया। इसके अलावा एक जो बच रहा है वो कौन सा है? हाँ, दैट इज ऑब्जेक्टिवनेस। ऑब्जेक्टिवनेस का अर्थ क्या है? कि आप कोई प्रेजुडिस आइडिया अपने दिमाग में ना रखें। जो चीज़ें सामने जैसे दिख रही हैं आपको उनको वैसे ही लेना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिवनेस या ऑब्जेक्टिविटी। मतलब कि कोई किसी के बारे में अच्छा बोल दे तो आप उसके बारे में अच्छी धारणा बना ले, या कोई किसी के बारे में बुरा बोल दे उसके बारे में बुरी धारणा बना ले। ये नहीं, आपको सामने जो चीज़ें दिख रही हैं जब आप उसको वैसे ही देखें, एग्जैक्टली वो जैसी हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिवनेस। यानी पहले से किसी के बारे में कोई विचार ना रखिए, जो सामने दिख रहा है उसी को आप मानक मान के चलें, दैट इज ऑब्जेक्टिवनेस। अगर आप पूर्वाग्रह आ जाता है तो आपकी एफिशिएंसी वहाँ पे कम हो जाती है। तो अगर ये 8 प्रिंसिपल्स को कोई भी मैनेजमेंट ध्यान रखता है, जो कि ये मैंने यहाँ पे एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो वो जो मैनेजमेंट होगा बहुत बेहतर ढंग से हो पाएगा। और अगर आप इतना ही एक्सप्लेन कर देते हैं बहुत अच्छे से, राइट, तो क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये लिंडाल उर्विक का कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच।